नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी साइंस स्पेशल इस सीरीज में अपन कवर कर रहे हैं टेक्स्ट बुक की ये पुस्तक, जिसमें आप देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के 4000 प्लस क्वेश्चंस 2024 के पूछे गए सवाल भी यहाँ पर इंक्लूड है। कहने का मतलब रेलवे 2018 से 24 तक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की सीरीज में धातु और अधातु से 76 सवाल महत्वपूर्ण यूनिक क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बाकी ये प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब अपन कंटिन्यू डेली एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम तक इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए, तो पीवाईक्यू आपका अच्छा हो जाएगा। बाकी जो भी कैंडिडेट ये बुक लेना चाहते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश में। सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें इंक्लूड है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्मार्ट आंसर कुंजी भी मिल जाती है कि और कैंडिडेट है सवाल को स्किप कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। चलिए अपन देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री का धातु और अधातु से पूछे गए महत्वपूर्ण यहाँ पर 76 क्वेश्चंस हैं एक ही वीडियो में। बाकी प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करके यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो। टीटीसी की कूपन कोड यूज कर लेना, अधिकतम डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे एग्जाम्स 800 प्लस एग्जाम्स की मॉक टेस्ट है, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी टेक्नीशियन सारे के मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, न कि ठंडे या गर्म पानी के साथ। अब आप धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता, जो सक्रियता श्रेणी देखेंगे, उसमें सबसे अधिक एक्टिव धातु कौन सी है? पोटेशियम है। पोटेशियम के बाद आपको देखने को मिलती है सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, उसके बाद आ जाती है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के बाद आपकी धातु देखने को मिलती है एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और फिर आपके लेड, हाइड्रोजन, ये देखने को मिलती है। तो ये बोल रहा है कि धातु केवल भाप के साथ अभिक्रिया करती है, गर्म और ठंडे जल के साथ नहीं करती। और सबसे अधिक एक्टिव धातु रहेगी ना, वो सभी से अभिक्रिया करेगी, गर्म से, ठंडे से। तो यहाँ पर आप कहेंगे सोडियम, सो आंसर हो नहीं सकता है, और न ही पोटेशियम हो सकता है, और न ही यहाँ पर ये चार तो ये प्रमुख है, सभी से कर देंगे, न ही मैग्नीशियम हो सकता है। अब रह कौन सा गया? एल्यूमिनियम। यही तो टिक करना आपको, इतना इजी है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कौन सी धातु किससे अभिक्रिया करती है। बात करते हैं सबसे पहले अपन के और Na की, यानी पोटेशियम और सोडियम की बात करते हैं। ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेती है। ये अभिक्रिया एक तरीके से उष्माक्षेपी होगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर तत्काल प्रज्वलित होगी। आपको पता होना चाहिए, धातु और जल की अभिक्रिया की बात करें, धातु और जल जब अभिक्रिया करते तो क्या बनते हैं? धातु का ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये तो आपके तीव्र उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, हाइड्रोजन तत्काल जलती हुई आपको देखने को मिलेगी। जब आप पोटेशियम और सोडियम से ठंडे जल की अभिक्रिया करेंगे तो इजीली हो जाएगी। उसके बाद धातु आती है कैल्शियम। कैल्शियम जल के साथ तीव्र नहीं करती है, ये तो बहुत तीव्र गति से कर रही थी। कैल्शियम जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आग पकड़ने या एक तरीके से जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती, जो उत्पन्न हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि यहाँ पर तीव्र अभिक्रिया नहीं होती है। बाकी सोडियम और पोटेशियम से जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उससे आग पकड़ लेती है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के आग पकड़ने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं, जो यहाँ हाइड्रोजन गैस के बुलबुले हैं, ये कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं जब ये आप अभिक्रिया करते हो जल के साथ में, चिपक जाते हैं, जैसे कैल्शियम तैरने लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, ठीक है, ये मैग्नीशियम की बात करें। देखिए ये तो कहीं ना कहीं जल से अभिक्रिया कर रहे थे, लेकिन मैग्नीशियम है ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ये गर्म जल के साथ करता है। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, और हाइड्रोजन गैस के बुलबुले मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम तैरने लगता है। जिस प्रकार आपने देखा कैल्शियम भी तैरने लगता है। अब बात करते हैं यहाँ पर एल्यूमिनियम, बात करते हैं जिंक और आयरन की। ये तीनों धातुएं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक न तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करेगी और न ही गर्म जल के साथ। तो किससे करेगी? भाप के साथ। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन है, ये अभिक्रिया करती है भाप के साथ। इंपॉर्टेंट है, भाप के साथ ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहां जो H2O, जो भाप की बात कर रहा हूं, यानी जल वाष्प भाप के रूप में से गैस के फॉर्म में लेंगे जब अभिक्रिया अपन कराते हैं ना। जैसे मैंने करा दिया एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, ये मैंने लिख दिया एल्यूमिनियम है जो कि सॉलिड है, इसकी जब H2O से अभिक्रिया कराएंगे तो ये गैस फॉर्म में लेंगी, क्योंकि भाप से अपन करा रहे हैं, ध्यान देना, लिक्विड नहीं लेंगी, गैस में लेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर जो इसके नीचे रह गई धातु है, जैसे लेड है, Pb, उसके नीचे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है।
तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक ही साथ मैंने आपको बता दिए। और इसमें आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। कितने कैंडिडेट ने किया वो देख लेते हैं। तो इसके स्मार्ट आंसर कौन सी देखेंगे, सी जो करेक्ट किया है, सही उत्तर किया है 29% ने, और 18% ने इसका स्किप कर दिया, सवाल को अटेम्प्ट ही नहीं किया है। बाकी ने क्या किया, गलत किया है। और सवाल को आंसर करने का जो टाइम टू आंसर है वो 25 सेकंड है, एक आइडियल टाइम है जो टेक्स्ट बुक पर मॉक लेते हैं लाखों कैंडिडेट, उनके अकॉर्डिंग आया है। बाकी यहाँ पर व्याख्या भी प्रत्येक सवाल की आपको देखने को मिल जाएगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए टेक्नीशियन 2024 में पूछे गए सारे टेक्नीशियन के जेई के एलपी के सवाल है, एनसीईआरटी से ही डायरेक्टली आए हैं। तो एनसीईआरटी आप ये जो सारे 2024 के यदि सवाल देखने चाहते हो ना, तो हमारी ई बुक ले सकते हो, टॉप ट्रेंडिंग जी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सारे एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चंस की ई बुक है, और 2022 के क्वेश्चंस ग्रुप डी की भी जल्दी आने वाली है। बाकी नेक्स्ट अपन सवाल यहाँ पर 2 नंबर देखते हैं। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी धातु युग्म मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में कौन सी पाई जाती है? करेक्ट आंसर आप कहेंगे सोना और प्लेटिनम। कहने का मतलब किसी से अभिक्रिया करते ही नहीं है, अभिक्रिया नहीं करते तो मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील हो जाएगा आपका सोना, गोल्ड और प्लेटिनम है। धातुओं के अभिक्रियाशीलता देखेंगे, गोल्ड सबसे कम है, ऊपर आपको मैंने बता दी है। सबसे ऊपर आपका पोटेशियम अभिक्रियाशील है, उसके नीचे आपका सोडियम है, पोशो के यानी कैल्शियम, पोशो के में मैग्नीशियम, एजी यानी एल्यूमिनियम, जिंक, यानी आयरन, ले यानी लेड। उसके बाद हाको मसीगो यानी हाइड्रोजन, कॉपर, मसी यानी मरकरी, Hg, मसी यानी सिल्वर, Ag, गो यानी गोल्ड। तो ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी ऊपर की सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और नीचे की अभिक्रिया नहीं करती है। सोना और प्लेटिनम आप करेक्ट करेंगे, इसमें ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ाएगा? धात्विक चालक का प्रतिरोध कौन बढ़ाएगा? तो इनमें से आपका ऑप्शन आप पोज करके भी यदि आप देखना चाहते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो कि आप इसको कितने कैंडिडेट करेक्ट करते हो, तो पोज कर सकते हो। तीसरे का आंसर आपका हो जाएगा धात्विक चालक का प्रतिरोध बढ़ाएगा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटाना। अब प्रतिरोध आपको फिजिक्स में R बराबर रो L अपॉन A है। प्रतिरोध बढ़ाना है तो नीचे की वैल्यू कम होगी कि ज्यादा? नीचे की वैल्यू हर यदि ज्यादा हो गया तो प्रतिरोध क्या है, कम हो जाएगा। प्रतिरोध बढ़ाएगा तो ये क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आप क्या करेंगे, घटाएंगे, तब प्रतिरोध बढ़ेगा। लंबाई कम करेंगे तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के समानुपाती है प्रतिरोध और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, ये आपको देखना है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद धातुओं की पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता को परिभाषित करता है? पतले तार में आप धातु को खींच सकते हैं, ये आपका हो जाएगा तन्यता। तन्यता करेक्ट है। बाकी आप धातु को एक पतली चद्दर के रूप में यदि ढाल सकते हो तो उससे चद्दर बना दे, धातु की आपने क्या बना दी, एक पतली चादर बना दी, लेयर बना दी। वो उसका गुण है पीटने का, आघात वर्धनीयता है। और आप धातु को तन्यता का गुण की बात करें तो एनसीईआरटी में फैक्ट दे रखा है कि 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोने से कितना लंबा आप तार बना सकते हो, 2 किलोमीटर। इतनी तन्य है, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसे डक्टिलिटी या फिर तन्यता कहते हैं। और आघात वर्धनीयता जिसे आप कहते हो मेलेबिलिटी, धातु को हथौड़े से पीट कर पतली आप शीट बना रहे हो, चादर बना रहे हो, तो ये गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है। और सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु गोल्ड है, तो गोल्ड की ज्वेलरी आपको देखने को मिलती है सबसे अधिक। निम्नलिखित में से कौन सी विधि अशुद्ध धातुओं को शोधित करने के लिए उपयोग की जाती है? अशुद्ध धातुओं को शोधित करने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? तो इसे आप कहेंगे विद्युत अपघटनी शोधन। अब देखिए यदि अपन बात करें अभिक्रियाशीलता के आधार पर धातु का वर्गीकरण है, जैसे जो अधिक अभिक्रियाशील होती है ना, उसमें जो अयस्क होता है, एक्चुअली अयस्क से आप शुद्ध धातु निकालते हो। तो जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है, जैसे आपके हो गई पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये अधिक सक्रिय होती है। इन्हें उनके अयस्क से पृथक करने के लिए आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, जो अधिक अभिक्रियाशील है। अब एक होती है जो मध्यम अभिक्रियाशील है, जैसे जिंक हो गई, आयरन हो गई, जो बीच वाली आपने देखी अभिक्रियाशीलता पीबी, और कॉपर जो मध्यम है, उनको एक तरीके से धातुओं को उनके ऑक्साइड अयस्क से निकालने के लिए उनका आप करेंगे अपचयन, रिडक्शन करेंगे। किसका उपयोग करते हुए? कार्बन का उपयोग करके, क्योंकि ये ऑक्साइड के अयस्क के फॉर्म में होते हैं, इसमें ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन को हटाना है और या हाइड्रोजन को जोड़ना, उसको आप क्या कहते हो? अपचयन कहते हो। तो अपचयन करेंगे, अपचयन करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कार्बन का उपयोग करेंगे। और बिल्कुल कम अभिक्रियाशील है, जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है,
ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिल जाती है, आपको कोई अलग करने की जरूरत नहीं होती है स्वतंत्र अवस्था में, क्योंकि ये किसी से अभिक्रिया करती ही नहीं है। तो अशुद्ध धातु को शोधित करने के लिए विद्युत अपघटनी शोधन का उपयोग करेंगे, बाकी यहाँ पर कोई भी विधि मैच नहीं करती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? पृथ्वी की पपड़ी में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? बिल्कुल सोना करेक्ट हो जाएगा। 24 कैरेट सोना क्या कहलाता है? 24 कैरेट सोना होता है दोस्तों शुद्ध सोना, एकदम प्योर फॉर्म। और जो ज्वेलरी बनती है ना, वो बनती है जैसे 22 कैरेट से, 18 कैरेट से। तो ये ज्वेलरी 24 कैरेट से कभी नहीं बनती, ये शुद्ध सोना होता है जो एक तरीके से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? धातु रहित ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया के बारे में स्टेटमेंट आपको पूछा है। देखिए आपको बता देते हैं, एक अधातु ऑक्साइड होता है, एक धातु ऑक्साइड होता है, ठीक है। अ से अम्लीय, यानी अधातु ऑक्साइड जो होगा ना उसकी प्रकृति होगी अम्लीय, और धातु जो ऑक्साइड होगा उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। और ये कैसा है? धातु रहित ऑक्साइड, यानी इसमें धातु नहीं है, तो क्या है? अधातु ऑक्साइड है। तो जो अधातु ऑक्साइड की क्षारक के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड का मतलब है ये अम्लीय प्रकृति का है, और अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्या बनेगा? उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी? लवण प्लस जल बनेगा। तो धातु रहित ऑक्साइड यानी ये है अधातु ऑक्साइड, इसकी क्षारक के साथ अभिक्रिया से लवण और जल बिल्कुल बनेंगे, करेक्ट है। धातु रहित ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं, यानी धातु नहीं होती तो अधातु ऑक्साइड अम्लीय होंगे कि नहीं होंगे? तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होना, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग पकड़ लेती है? जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी वही खुले में रखने पर आग पकड़ेगी, यानी किसी से भी अभिक्रिया कर लेती है, तो सोडियम पोटेशियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? जिंक और लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिंक और लेड कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व है। अब इस हेतु आपको क्या करना पड़ेगा? धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी है ना, सक्रियता श्रेणी है, वो आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पोसोको में एजी आले हाको मसीगो, यानी सबसे अधिक एक्टिव है आपका पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, पोसो के में ए जी आ ले आ को म यानी मरकरी, सी को, ये आपकी श्रेणी है। इसमें आप देखेंगे ये सबसे अधिक एक्टिव है, और जैसे जैसे जाएंगे तो इसके ये कम होती जाएगी एक्टिव, ये सबसे अधिक है। जिंक और लेड कॉपर से कम अभिक्रियाशील है। अब कॉपर है ना, कॉपर कम है अभिक्रियाशील, जिंक और लेड की बात करें तो वो अधिक है, ये जिंक हो गया, ये लेड होगी, तो अधिक है, तो करेक्ट नहीं, गलत स्टेटमेंट, क्योंकि आपको पता है कॉपर बहुत कम अभिक्रिया करता है, नीचे क्या आता है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये कम अभिक्रियाशील है। तो इसमें था जिंक और लेड कॉपर से कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो जिंक और लेड कम नहीं है, अधिक है, कॉपर कम है। जिंक और लेड कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, जिंक लेड कॉपर से अधिक जरूर है, एक नंबर ए वाला सही है। अब अगला स्टेटमेंट है, एक लोहे की कील, यानी यहां पर आपके आयरन की अभिक्रिया हो रही है कॉपर सल्फेट के CuSO4 से, अभिक्रिया से क्या बनेगा? आयरन सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। कारण क्या है? आयरन अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, तो ये सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर हट जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, अभिक्रिया तो हो रही है, लेकिन यहां पर कि पीले रंग की हो जाती है कील, क्या पीले रंग की हो जाएगी? लोहे की कील पीले रंग की होगी, किस कलर की होगी? पीले रंग की नहीं होगी। लोहे की कील कैसी होगी? लाल भूरे रंग की। अब मैं आपको पूरा बताता हूं। देखिए विलेन का रंग नीले से हल्का हरा हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट है नीले कलर का, आयरन सल्फेट है हरे कलर का। लेकिन ये जो लोहे की कील है ना, इस पर कलर आ जाएगा वो लाल भूरा आ जाएगा, कील पर लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाएगी, कहने का मतलब लाल भूरे रंग की कॉपर की परत जम जाएगी, ये आप कह सकते हो। तो कील पीली हो जाती गलत है, सही ये है कि कील लाल भूरी हो जाती है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। बी, ए वाला ही सही है, बी ऑलरेडी गलत है, तो केवल ए विकल्प डी में सही दे रखा है, तो 10वें का डी करेक्ट है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या बनाता है? अम्ल धातु, अम्ल और धातु की अभिक्रिया में लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अम्ल प्लस धातु, अम्ल के साथ में आपने धातु की अभिक्रिया करा दी, जैसे कि
HCl एक अम्ल है और इसकी अभिक्रिया जिंक से आप कराएंगे तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो मेटल और एसिड रिएक्शन करेंगे तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देखने को मिलेगी। कोई भी ले लो, जैसे कि आपने धातु आयरन ले ली, अम्ल में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया तो FeSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। तो ये लवण और हाइड्रोजन गैस करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 124 तत्वों में से 22 अधातु और अन्य धातु है, तो उपधातु कहां गई? अब 22 अधातु हैं तो यहां पर 7 उपधातु भी है ना, और लगभग 84, ये वैसे बदलती रहती, सॉरी 94 आपको धातुएं देखने को मिलेगी, तो ये गलत हो जाएगा। हर अयस्क एक खनिज है लेकिन हर खनिज एक अयस्क नहीं, ये करेक्ट है। अब देखिए हर अयस्क यानी जो प्रत्येक अयस्क है वो खनिज है। खनिज क्या होता है? जिससे धातु निकाली जा सकती है, जिससे आप धातु अलग कर सकते हो, वो खनिज है। खनिज जिससे धातु निकाली जा सकती है, लेकिन हर खनिज एक अयस्क नहीं है, यानी जिस खनिज से धातु निकालना आर्थिक रूप से व्यवहारिक ना हो तो वो कैसे हो जाएगा अयस्क? तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल बी सत्य है, ऑप्शन ए आप सही करेंगे। चलिए, ग्रुप डी 2018 में आया था, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल एक अधातु तत्व है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रुप 14। अब 14 ग्रुप देखेंगे जो कार्बन ग्रुप है। कार्बन क्या है? आपकी अधातु है। कार्बन के काश में काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। तो सिलिकॉन है, ये मेटलॉइड है, उपधातु है। गए यानी जर्मेनियम है, ये भी उपधातु है। एसएन यानी टिन, टिन क्या है? धातु है। और प्रभु यानी लेड, ये भी क्या है? धातु है। तो केवल एक अधातु कौन सी है? कार्बन है। तो ये समूह 14 में हो जाएगी। केवल वे धातुएं ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में होते हैं। तो पानी से हाइड्रोजन को हटाना है तो हाइड्रोजन से ज्यादा एक्टिव धातुएं होनी चाहिए। जैसे आप देखते हो ओ, सो, के, में, तो ये हाइड्रोजन से अधिक एक्टिव है, तो ये हाइड्रोजन को हटा सकती है। हाइड्रोजन से ऊपर होनी चाहिए, वही अधिक एक्टिव होगी। तो 14 का ऑप्शन क्या है? वे धातुएं पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती हैं जो धातुएं की अभिक्रिया श्रृंखला में हाइड्रोजन से नीचे नहीं, हाइड्रोजन से ऊपर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। आवर्त सारणी के पर सल्फर और क्लोरीन जैसी अधातुएं पाई जाती हैं। सल्फर और क्लोरीन ये एक तरीके से पी ग्रुप में है, तो राइट साइड में पाई जाएगी। कहां पर पाई जाएगी? राइट साइड में। ऑप्शन ए करेक्ट है 15 का। चलिए अगला देखते हैं। जो भी अधातुएं हैं वो राइट साइड में है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त की जाती है? विद्युत अपघटन द्वारा जो सबसे अधिक एक्टिव होगी वो ही प्राप्त की जाएगी। सबसे अधिक एक्टिव कौन सी है? पोषो, के में, एजी। तो ये आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्टिव। जैसे कि यहाँ पर कॉपर आ गया, एक्टिव नहीं है तो विद्युत अपघटन नहीं कर सकेंगे। ये कैसे एक्टिव नहीं है? बिल्कुल। ये भी गोल्ड आ गया, तो एक्टिव है वही विद्युत अपघटनी। ये तो एजी, एयू है, वैसे ही स्वतंत्र अवस्था में है। धातुओं के पतले तारों में खींचे जाने की क्षमता कहलाती है तन्यता। और आपको बताया था 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर आप लंबी तार खींच सकते हो। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो समूह 1 में आपका हाइड्रोजन आ जाएगा जो कि गैस है और एकमात्र अधातु हो जाएगा। तो 18वें का डी करेक्ट है। आघात वर्धनीय शब्द के गुण को दर्शाता है। तो आघात वर्धनीय धातुओं का गुण है। किसका गुण है? धातुओं का गुण है। तो विकल्प बी, बी कहां पर करेक्ट हो रहा है? बी हो रहा है डी में। तो इस टाइप से कंफ्यूज भी मत होना। अब आप डी, बी नहीं, बी कहां पर है? डी वाले विकल्प में है। तो धातुओं का गुण हो जाएगा, इसलिए 19 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से अभिक्रिया करती है? अब जो सबसे अधिक एक्टिव होगी, देख जैसे कि ये तांबा है, ये तो अभिक्रिया करते ही नहीं किसी से। चांदी है, ये एक्टिव है नहीं। अब भाप से अभिक्रिया कौन सी करती है? आपको पहले ही शुरुआत में ही बता दिया था। तो ये 20वें का ऑप्शन डी एल्यूमिनियम करेक्ट हो जाएगा। भाप से अभिक्रिया करती है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये भाप से करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व क्षार धातुओं के वर्ग में नहीं है?
देखिए पहला ग्रुप है क्षार धातुओं का, आवर्त का प्रथम समूह है क्षार धातुओं का, और दूसरा है क्षारीय मृदा धातुओं का। तो पहला समूह क्या है, हाइड्रोजन वाला, हल्दी ना की रबड़ी सस्ती, ठीक है। तो यहां पर आपको पूछा है कौन सा क्षार धातु में नहीं है, और दूसरा है आपका क्षारीय मृदा धातु, बेटा मांगे कार स्कूटर। तो इसमें आप देखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम तो है क्षार धातु में, सोडियम भी है क्षार धातु में, और फिर यहां पर कैल्शियम, हल्दी ना बेटा मांगे कार, ये क्षारीय मृदा धातु में है, दूसरा समूह क्षारीय मृदा धातु। तो 21 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दी गई अधातुओं को उनकी विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। परमाणु क्रमांक कोष्ठकों में दिया गया है। विद्युत ऋणात्मकता के बढ़ते क्रम में, यानी अब देखिएगा ये ऑक्सीजन वाला ग्रुप के एलिमेंट सारे दे रखे हैं, और ऑक्सीजन का ग्रुप आप देखेंगे ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो यहां पर ये 4 ही दे रखे हैं। ऊपर से नीचे आएंगे ना ग्रुप में, तो क्या है, कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक से बाह्य कोश का, जो बाह्य कक्ष का इलेक्ट्रॉन है दूर होगा। अब नाभिक से बाह्य कक्ष का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो इसका नाभिक के साथ आकर्षण कम होगा कि ज्यादा, आप कहेंगे कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन इजिली त्यागा जा सकता है। विद्युत ऋणात्मकता में इलेक्ट्रॉन आप कितना ज्यादा मजबूती से बॉन्डिंग से जोड़ पाते हो, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना नहीं, यहाँ पर जोड़ना है। और जैसे जैसे नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो कहां विद्युत ऋणी होंगे, यानी विद्युत ऋणात्मकता घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो सबसे ऊपर कौन है, ऑक्सीजन है, आपको पता है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, ये फोन तो सबसे अधिक विद्युत ऋणी एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन तो सबसे अधिक है। ये दो विकल्प पे तो आप डायरेक्टली कह देंगे ऑक्सीजन सबसे अधिक है, तो यहाँ पर ये हो या फिर ये होगा। अब इसमें तो आप नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, मेन दिक्कत यहाँ पर आ जाएगी आपके, आप कहेंगे सबसे नीचे होगा वो सबसे कम विद्युत ऋणी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजिली त्याग सकता है, इलेक्ट्रॉन को जोड़े रखना है, तो यहाँ पर सबसे नीचे तो लास्ट में रखेंगे, तो डी आप करेक्ट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है, तो आघात वर्धनीय है सबसे अधिक ज्वेलरी आप किसकी देखते हो, गोल्ड की देखते हो, तो इसमें गोल्ड नहीं है। निम्नलिखित में से एजी आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ए करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एल्यूमिनियम सल्फेट विलीन से एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकती है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे एल्यूमिनियम को हटाना है तो एल्यूमिनियम से एक्टिव धातु होनी चाहिए, एल्यूमिनियम से ऊपर आनी चाहिए अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी है। तो वो श्रेणी क्या कहती है कि सबसे ऊपर आपका पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर आपका मैग्नीशियम है, कैल्शियम, पोषो के कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम से ऊपर है, आपको डायरेक्टली दिख रहा है यहां से, तो मैग्नीशियम इसको विस्थापित कर सकता है, तो 24 का भी ए करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारा मिश्रण का गठन करती है, जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाता है, पारा मिश्रण का गठन कौन सी करती है, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारा। भाई पारा मिश्रण तो पारा ही होगा, और कौन सा होगा, तो पारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर एक टर्म आती है दोस्तों, अमलगम। यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा हो और एक कोई अन्य धातु, लेकिन एक पारा जरूर हो, तो उसे आप कहेंगे ये अमलगम है। क्या है ये, अमलगम है। बाकी आप मिश्र धातु की बात करेंगे तो पीतल किसकी मिश्र धातु है, पीतल किससे बना, पित्ताजी, यानी तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता। उसके बाद एक कांसा आता, ब्रॉन्ज, कांसा, कांसा क्या है, शीशा, टिन, आपका कॉपर और एसन, टिन हो जाएगा, कॉपर टिन कांसा, ठीक है, कॉपर टिन कांसा। सीसा टिन होता है सोल्डर, एक्चुअली सोल्डर जो मिश्र धातु होती है वो सीसा टिन यानी पीबी प्लस एसन से मिलकर बनी है। सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों को आपस में वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है। तो मिश्र धातु हो गई। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, तो कमरे के तापमान पर कौन सी धातु पूछा है, कमरे के तापमान पर धातु कौन सी तरल है, तो पारा है। अधातु कौन सी तरल है कमरे के तापमान पर, तब आप ब्रोमीन करते, लेकिन धातु जो तरल अवस्था में है कमरे के तापमान पर वो पारा है। जब धातु तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राप्त होती है, धातु प्लस तनु अम्ल, ये बनाएगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस करेक्ट हो जाएगा।
धातु जब तनु अम्लों से अभिक्रिया करती है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। इसमें एक अपन अपवाद वाला एक फैक्ट लेते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने कहा अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया, धातु है सोडियम है, पोटेशियम है, ये अम्लों के साथ अत्यधिक तीव्रता से अभिक्रिया कर लेगी। अब बात करते हैं एक अम्ल आता है नाइट्रिक एसिड HNO3। अधिकांश धातुएं हैं नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। वैसे मैं क्या बोल रहा हूं, धातु और तनु अम्ल है, हाइड्रोजन गैस है, तो ये नाइट्रिक एसिड अम्ल हो गया और धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगी तो अधिकांश धातुएं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगी, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। ये उत्पन्न जो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा ये ना, उसको ऑक्सीकारक है तो ऑक्सीकरण करके जल में कन्वर्ट कर देगा। और स्वयं नाइट्रोजन ऑक्साइड HNO3 खुद किस में बदल जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड में N2O, NO, NO2 इसमें अपचयित हो जाएगा। लेकिन अपवाद ये है, वैसे मैंने कहा धातु और तनु अम्ल लवण और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन यहां पर HNO3 नहीं होना चाहिए, वो हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा। अब HNO3 अम्ल होने के बावजूद भी हाइड्रोजन गैस कौन बना देगा, कौन सी धातु बना देगी, मैग्नीशियम। एक तो आपके मैग्नीशियम Mg, एक मैंगनीज Mn, ये दोनों ही अति तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो कौन सी धातु अपवाद है जो तनु HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर देंगे, मैग्नीशियम और मैंगनीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके साथ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य धातुओं को उनकी घटती अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करने पर सबसे ऊपर है एक्टिव है, सबसे नीचे है कम एक्टिव वाली, उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मतलब कोई ऑक्साइड की फॉर्म में नहीं होती, आपको सीधी धातु मिल जाएगी। तो सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये मुक्त अवस्था में आपको देखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, जो सबसे अधिक एक्टिव है वो ठंडे पानी के साथ तेजी से करती है, शुरुआती सवाल में आपको बता दिया था। 30 का ए करेक्ट हो जाएगा। अधातु कमरे के तापमान पर तरल है, धातु मैंने कहा दिया पारा जो कमरे के तापमान पर तरल है, लेकिन अधातु कमरे के तापमान पर जो तरल अवस्था में वो ब्रोमीन है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है, संक्षारण के कारण हरे रंग की परत बनाती है, कॉपर है। संक्षारण हुआ तो हरे रंग की परत बना देगी कॉपर। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर पहचाने। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातुएं बहुत अभिक्रियाशील होती है, ऊपर है सबसे अधिक एक्टिव होगी, करेक्ट है। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला में ऊपर की धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा उनके यौगिकों से पृथक, क्योंकि सबसे अधिक एक्टिव है तो विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा उसे अलग करेंगे यौगिकों से। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है 33 का, तो दोनों कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से आयरन को विस्थापित करती है, आयरन का क्लोराइड है उनमें से आयरन को हटा रही है, FeCl2, इससे आयरन को अलग कर रही है। कौन सी धातु जो आयरन से ज्यादा एक्टिव होगी वो आयरन को अलग कर देगी, जैसे कि आयरन से ऊपर कौन सी आती है, आयरन से ऊपर आपकी जिंक आती है, तो जस्ता करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित धातु में से कौन सी सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, सबसे अधिक होती है दोस्तों पोटेशियम के, पोटेशियम के बाद आती है सोडियम। अब दोनों ही नहीं, यहां पर निम्नलिखित में से पूछा, सोडियम के नीचे आता कैल्शियम, तो कैल्शियम है तो कैल्शियम करेक्ट कर देंगे। क्षारीय धातुओं को देखिए, क्षारीय धातु को आधुनिक अवस्था सारणी में किस समूह में रखा गया, पहला ही समूह है क्षारीय धातु का, पहला समूह करेक्ट हो जाएगा, 36 का डी करेक्ट है। दूसरा समूह है क्षारीय मृदा धातुओं का। धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया होने से क्या बनता है, तो ये भी रिपीट हो रहा है, अम्ल के साथ लवण और हाइड्रोजन गैस। लोह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, लोहे पर विद्युत लेपन करना है तो आप लोह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए देखिए लोहे के संक्षारण या फिर लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ता या फिर जिंक कह सकते हो, उसकी एक पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनीकरण। तो जिंक की पतली परत है तो गैल्वेनीकरण यानी जिंक जस्ता हो जाएगा। अधातु के ऑक्साइड अ से अम्लीय, निम्नलिखित में से कौन सा पुलों लोहे की रेलिंग और धातु से बनी सभी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाता है, लोहे की रेलिंग है, धातुओं का क्या होता है संक्षारण होता है, 40 का ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित धातु के धात्विक गुण का सही क्रम, यानी सबसे अधिक धात्विक गुण किसका है। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर धातु क्या बनाती है, धनायन बनाती है, यानी जो आसानी से जितना इलेक्ट्रॉन त्याग देगी उसमें उतना ही ज्यादा धात्विक गुण है। जैसे यहां पर ये समूह 1 और 2 के एलिमेंट दे रखे सभी ऑप्शन में। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन से
तत्वों की स्थिति क्या है। जैसे कि पहले ग्रुप की बात कर लेते हैं, हल्ली ना की रबड़ी सस्ती, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो रबड़ी सस्ती फ्री। बेटा मांगे कार स्कूटर, हाइड्रोजन ऊपर है, इसको यहां पर कर देते हैं। फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, ये बी ए और आर ए, ये सारे एलिमेंट इनमें से हैं। और धातु का गुण क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगी तो धात्विक गुण क्या है, बढ़ेंगी। और लेफ्ट टू राइट जाएंगी, आवर्त में दाएं से बाएं जाएंगी तो तत्वों का आकार छोटा होता जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन है आसानी से नहीं त्यागा जा सकता है, तो धात्विक गुण क्या है, घटेंगी। अब आपको पूछा है सही क्रम क्या है, सबसे अधिक किसका होगा। जैसे कि सबसे नीचे एलिमेंट कौन सा, उसका सबसे अधिक होगा। तो सबसे नीचे यहां पर आपको Ba और Cs दिख रहे हैं, तो Ba और Cs में सबसे अधिक धात्विक गुण किसका है। तो यहां पर लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या है, धात्विक गुण घट रहे हैं, तो इसका सबसे अधिक है Cs का। तो Cs का सबसे अधिक ऑप्शन सी में ही करेक्ट है। 41 को आप डायरेक्टली क्या कर देंगे, सी कर देंगे। Cs के बाद Ba हो जाएगा, ये Ba हो गया। उसके बाद आपका आ जाएगा सोडियम, क्योंकि इस साइड वाले का ज्यादा है, मैग्नीशियम का कम है धात्विक गुण, क्योंकि यहां पर घट रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर। चलिए, निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध पिघले हुए अयस्क से उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं प्राप्त की जा सकती हैं। अयस्क से धातुएं प्राप्त करना, देखिए उच्च अभिक्रियाशीलता वाली धातुएं आपको प्राप्त करनी है तो विद्युत अपघटन आपको करना पड़ेगा, उच्च अभिक्रियाशीलता है। और जो मध्यम अभिक्रियाशीलता उसके लिए निस्तापन है, भर्जन है, ये मेथड काम में आते हैं। आपको बता देता हूं निस्तापन में क्या होता है, इसमें कार्बोनेट अयस्क है ना, कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट है जिसमें कार्बोनेट के अयस्क हैं, उसको पहले ऑक्साइड में बदलना पड़ता है। जैसे ही ऑक्साइड बदल देगा तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए उसका कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करना पड़ेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। तो कार्बोनेट अयस्क को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। इसके लिए दो विधि काम में आती है, सॉरी एक ही आती है, यह है निस्तापन। अब एक विधि और काम आती है जो सल्फाइड अयस्क को एक तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट करती है, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना है तो वहां पर आप करेंगे भर्जन। भर्जन में वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, ठीक है। लेकिन निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को वायु की उपस्थिति होगी, लेकिन सीमित होगी, अनलिमिटेड नहीं होगी। सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो ये ऑक्साइड में बदल देगा। कार्बोनेट अयस्क होना चाहिए निस्तापन में, जैसे कि जिंक ZnCO3 मैंने कह दिया, इसको गर्म करेंगे वायु की सीमित उपस्थिति में तो जिंक का ऑक्साइड बन जाएगा। फिर इसको कार्बन की उपस्थिति में आप अपचयन करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगी, ये शुद्धिकरण में काम आती है। तो भर्जन आपको बता दिया, सल्फाइड अयस्क है ना, उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करके ऑक्साइड में बदला जाता है, भर्जन कहेंगे, रोस्टिंग कहेंगे। और निस्तापन में जो कार्बोनेट अयस्क है वायु की सीमित उपस्थिति में गर्म करने पर उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अभिक्रियाशीलता के सही क्रम में निम्नलिखित में धातुओं की व्यवस्था करें। तो सबसे अधिक एक्टिव या फिर सबसे कम एक्टिव कौन सी, आप कहेंगे गोल्ड सबसे कम एक्टिव है, तो ये ऑप्शन तो डायरेक्टली खारिज हो जाता है। गोल्ड से जस्ट पहले आयरन आता है क्या, नहीं आता है। गोल्ड से जस्ट पहले क्या आता है, पीबी आता है। वैसे गोल्ड से पहले तो सिल्वर आता, उससे पहले Hg पारा आता, फिर उससे पहले कॉपर आता, लेकिन यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पीबी आना चाहिए, तो पीबी इन दो ऑप्शन में है। अब आयरन और एल्यूमिनियम में सबसे कम एक्टिव कौन सा है, तो आपको बता दूं आयरन कम एक्टिव है, एल्यूमिनियम ज्यादा है। तो एल्यूमिनियम ज्यादा है तो एल्यूमिनियम नहीं आएगा, आयरन आएगा। आयरन से ज्यादा एक्टिव है एल्यूमिनियम, आयरन से ज्यादा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम यानी सबसे अधिक है पोटेशियम। तो विकल्प बी करेक्ट हो जाएगा 43 का, 43 का बी सही हो गया। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु और अधातु दोनों के रूप में कार्य नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन धातु और अधातु दोनों के रूप में, कहने का मतलब वो उपधातु, उपधातु नहीं है। जो उपधातु होता है उसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होंगे, लेकिन ये कार्य नहीं करता है। तो उपधातु कौन सा, बिस्मित नाम का सुना है क्या उपधातु, बोरोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम आपने सुना है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है तो वो सबसे कम अभिक्रियाशील है, वो चांदी है। वो क्या है, चांदी है। तो 45 का आपने करेक्ट कर दिया सी। धातुओं के निम्नलिखित में से कौन सा समूह इतना नरम है कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है और निम्न घनत्व और निम्न गलनांक होता है। चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम पोटेशियम उसमें होंगे ही होंगे। तो सोडियम पोटेशियम लिथियम है, इन्हीं को आप चांदी से काट सकते हो, यही करेक्ट है, सोडियम पोटेशियम लिथियम।
निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में संग्रहित किया जाता है? इन्हीं को सोडियम और पोटेशियम सबसे अधिक एक्टिव है, तो ऐसे बाहर खुले में अभिक्रिया कर देगी, तो केरोसिन में आप इसे संग्रहित करके रखते हो पोटेशियम और सोडियम को। अधातु में आमतौर पर उनके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए अधातु होती है ना, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, कब करेगी? जब बाह्यतम कोश लगभग भरा हुआ अवस्था में है, लगभग, या फिर बहुत थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं, और ये नॉर्मल जैसे कि 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे तो ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर लेगा, 7 है तो 1 कम पड़ेगा तो ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त कर लेगा। तो यहां पर देखने पर आपका 48 का बी करेक्ट हो जाएगा। जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, तो ग्रहण करके स्थायित्व इसी में प्राप्त कर सकते हैं जब ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो। और धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, तो ये धातु में हो गई बाह्यतम कोश में, ताकि इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायित्व प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, इनमें समानता का आपको पता लगाना है। तो 49 का चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम ये सबसे चालक है, अच्छे सुचालक है। ये सभी अच्छे विद्युत रोधी नहीं है, चालक है। विद्युत रोधी थोड़े ही है, प्लास्टिक थोड़ी, ये सभी कीमती धातु है, कीमती सभी नहीं है। एल्यूमिनियम है, तांबा है, ये ज्यादा कीमती नहीं होगी, कोई समानता नहीं, ये तो होगा ही नहीं, सुचालक है, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? अब अधातु के बाह्यतम कोश में जैसे कि 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें देखिएगा बाह्यतम कोश में 7, 6, 5, ये तो आपको अधातु दिख रही है। बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो 50 का सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय यानी लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घट जाती है और फिर बढ़ जाती है। आवर्तिक तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धातु की रासायनिक अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। देखिए, आप लेफ्ट टू राइट आवर्त में जाएंगे तो रासायनिक अभिक्रियाशीलता घट जाएगी। क्यों? आपको पता है लेफ्ट साइड में क्या है? शुरुआत में लेफ्ट साइड में आपको धातुएं देखने को मिलेगी, और बीच में आपको उपधातुएं देखने को मिलेगी, और राइट साइड में आपको अधातुएं देखने को मिलेगी। और लेफ्ट टू आप राइट जाएंगे शुरुआत में, तो जो नाभिक है और बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में बॉन्डिंग है वो ज्यादा होती है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना मुश्किल होता है, और धातु का गुण ये होता है कि आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके, लेकिन यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, तो धातु का एक धात्विक गुणधर्म घट रहा है, तो अभिक्रियाशीलता पहले घटती है, लेकिन राइट जैसे ही जाएंगे अधातु आएगी तो फिर ये बढ़ जाएगी। तो ये स्टेटमेंट आपका एक तरीके से करेक्ट है, तो कह सकते हो ये सही है। लेकिन बात करते हैं कथन बी की। आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुओं में अभिक्रियाशीलता क्या है? बढ़ती है, और अधातु में अभिक्रियाशीलता घटती है। लेकिन ये बोल रहा है गैर धातु यानी अधातु की अभिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, ऊपर से नीचे आएंगी। परमाणु का आकार क्या है? बड़ा होता जाएगा। बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान है, और धातु का गुण ही यही है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सके। और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, तो इलेक्ट्रॉन के बीच और नाभिक के बीच की बॉन्डिंग नहीं होगी तो कैसे ग्रहण कर पाएंगे आप? तो अभिक्रियाशीलता गैर धातु की बढ़ती नहीं है, घटती है, तो केवल ए ही करेक्ट है। वर्ग 2 की धातुओं का त्रिक निम्नलिखित में से किस तत्वों से बना है? देखिए, आवर्त सारणी में आप देखते हो 3 त्रिक है, 3 त्रिक, तो डोबेराइनर के त्रिक है, उसमें एक तो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक ये कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम का सरबा, और एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 त्रिक है, इनमें से एक ये है। यानी पहले और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान बीच के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान है। पहले और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान का आपने औसत निकाला ना, ये 20 के तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के इक्वल होगा। एक तत्व एक्स क्लोरीन के साथ मिलकर एक यौगिक XCl बनाता है। अब आपको पता है Cl माइनस है तो X पर प्लस 1 आवेश होगा। चलिए, तत्व X को आवर्त सारणी के बाईं ओर, बाईं यानी आपके लेफ्ट साइड रखा गया। अब लेफ्ट साइड में प्लस 1 संयोजकता हो, किसकी है? लेफ्ट साइड में प्लस 1। आप कहेंगे क्षार धातु है, लेफ्ट साइड में है, पहले ही ग्रुप के एलिमेंट है, संयोजकता 1 है उसकी, तो ये क्षार धातु में होगा। क्षार धातु में ये सारी धातुएं हो गई। अब यहां पर पूछा क्या? निम्नलिखित में से कौन से कथन X के लिए सही है? इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये तो सही है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ही तो है, तभी तो ये Cl माइनस 1 होता है, आपको पता, तो इसमें प्लस 1 होगा। ये एक धातु और ठोस है, बिल्कुल
ये धातु है क्योंकि बाईं ओर स्थित है और उसी की एक संयोजकता होती है, और ठोस है आपका, तो धातु और ठोस ये भी करेक्ट है। ये अधातु है, नहीं, सारी धातु है, अधातु नहीं होगी, इसमें 5 संयोजक इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक ही संयोजक इलेक्ट्रॉन है, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा जो बी में दे रखा है। ग्रुप डी 2022 में आया था। क्षार धातु के साथ रखा जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? क्षार धातु में हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है पहले ही ग्रुप में। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है? तो वो कम अभिक्रियाशील होगी। सोडियम पोटेशियम तो अधिक अभिक्रियाशील है, ये तो कर देती है। कैल्शियम अधिक अभिक्रियाशील है। ठंडे और गर्म के साथ है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये अभिक्रिया नहीं करती है, तो आयरन एल्यूमिनियम आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु तत्वों की आवर्त सारणी में सबसे हल्की है? तो निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सी हल्की है। तो लिथियम इनमें से हल्की है, सभी में दिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन का प्रयोग करके अपचयन द्वारा प्राप्त नहीं होती है? अब कार्बन का उपयोग करके अपचयन द्वारा वो धातु प्राप्त नहीं होगी जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी। अभिक्रियाशील धातु को प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, तो 57 का बी करेक्ट है। 57 का बी, क्योंकि ये विद्युत अपघटन से होगी और जो कम अभिक्रियाशील होती है वो अपचयन से आप कर देंगे कार्बन से, और उसको अलग कर देंगे धातु ऑक्साइड का अपचयन करके, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। चलिए, अधात्विक गुण बढ़ता है। अधात्विक गुण, जैसे यहां पर लेफ्ट टू राइट आप आएंगे तो अधात्विक गुण है वो घटता है, यानी शुरुआत में घटता है फिर बढ़ता है। देखिए, अधातु की विशेषता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाना। इलेक्ट्रॉन कब ग्रहण करेंगे? जब नाभिक पर प्रभावी नाभिक के आवेश बढ़ेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगी, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है क्योंकि परमाणु का आकार वही रहता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन आप इजीली बॉन्ड कर पाएंगे। तो सोडियम से क्लोरीन तक जाएंगे, यानी लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो, यहाँ पर सोडियम से क्लोरीन तक जा रहे हो। और बाकी सभी में आप देखेंगे ऑक्सीजन से सेलेनियम है, ये ऊपर से नीचे जा रहे हो। ऊपर से नीचे जाने पर अधात्विक गुण कभी नहीं बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर तो धात्विक गुण बढ़ते हैं। मैग्नीशियम से बेरियम आप जा रहे हो, वो भी ऊपर से नीचे जा रहे हो। पोटेशियम से सीजियम, ये अप टू डाउन नहीं जाना है आपको, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो वो यहीं पर संभव हो रहा। सोडियम से क्लोरीन तक बी करेक्ट है। ये सभी तत्व धातु हैं। किस समूह की विशेषता? सारे धातु हैं। ये सभी तत्व हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। इन सभी तत्वों की संयोजकता 1 है। तो संयोजकता 1 है, तो पहला ग्रुप है क्षार धातु हो जाएगा। 59 का ए करेक्ट हो, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। क्षारीय धातु है, इसकी संयोजकता हाइड्रोजन है तो 7 हो जाएगी। क्षारीय मृदा धातु की 2 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं? जो अम्लीय एंड क्षारीय ऐसे ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे मैंने कहा ना, अधातु जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड है वो क्षारीय होते हैं, ये आपको बताया है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। तो ऐसे कौन से ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म रखते हैं? तो अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के गुणधर्म रखेंगे, वो उभयधर्मी ऑक्साइड है। और उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन से ऑक्साइड आएंगे? जिंक ऑक्साइड आ जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाएगा, और लेड ऑक्साइड आ जाएगा। ये तीनों ऑक्साइड हैं, अम्लीय और क्षारीय दोनों गुणधर्म रखते हैं, लेकिन इनमें से जिंक है तो जिंक करेक्ट हो जाएगा। अधातु सामान्यतः अधिक विद्युत ऋणात्मक तो होते हैं, क्योंकि अब अधातु की बात करें, उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अधातु के? आप कहेंगे 5, 6, 7, 8 होते हैं। तो 5, 6, 7 होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायित्व प्राप्त करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो वो विद्युत ऋणात्मक तो होगा कि नहीं होगा? बॉन्डिंग बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन की एक बड़ी संख्या, कम परमाणु त्रिज्या, कम परमाणु संख्या, कम आयनीकरण ऊर्जा। 61 का कम परमाणु त्रिज्या करेक्ट हो जाएगा। अधातु लेफ्ट टू राइट साइड में मिलेंगी। छोटा परमाणु का आकार है तो इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग नाभिक से ज्यादा हो पाती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? सोडियम, पोटेशियम, इनको आप चाकू से काट सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के अलावा हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व, गैर धात्विक यानी अधातु युक्त अम्ल को क्या कहा जाता है? तो अधातु या फिर गैर धात्विक अम्ल को क्या कहा जाता है? तो यहां पर हाइड्रेसिड हो जाएगा। हाइड्रोजन और अन्य गैर धात्विक तत्व, ठीक है, ऑक्सीजन के अलावा यहां पर, तो ये हाइड्रेसिड हो जाएगा। हाइड्रा एसिड भी कह सकते हो, यानी वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है लेकिन हाइड्रोजन होता है, और
एक या एक से अधिक गैर धात्विक तत्व, गैर धात्विक यानी अधातु होगा, एक या एक से अधिक गैर धात्विक तत्व होते हैं, इसे हाइड्रो एसिड कहते हैं। जैसे कि HCl ऑक्सीजन है क्या, नहीं है, हाइड्रोजन है, और गैर धात्विक तत्व क्लोरीन अधातु है, तो ये हाइड्रो एसिड है। HBr, H2S, ये सभी हाइड्रो एसिड हो जाएंगी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? मैंने कहा एल्यूमिनियम की ऑक्साइड, जिंक की ऑक्साइड उभयधर्मी है, 64 का ए करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धातुओं के लिए सही है? धातुओं के लिए सही कथन कौन सा है? धातुओं में उनके सबसे बाहरी कोश में 1 से 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपको पूछा स्टेटमेंट करेक्ट कौन सा है? देखिए, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती हैं। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से कब त्याग सकते हैं? जब 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कब कर सकते हैं? जब 5 हो, 6 हो, 7 इलेक्ट्रॉन हो। 4 तो बीच में ही रह जाएगा, लेकिन 1 और 2, 3 धातु में उनकी सबसे बाहरी कक्ष में 1 से 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? द्वितीय समूह के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। पहले समूह के तत्व होते हैं क्षार धातु, प्रथम समूह के तत्व को क्षारीय धातु कहा जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 17वें समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है, करेक्ट है। तो BC दोनों ही करेक्ट है। समूह 16 के तत्वों में निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम अधातु गुण होते हैं? समूह 16 के तत्व शुरुआत कहां से होती है? आप कहेंगे समूह 16 के तत्व है ऑक्सीजन वाले, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो इनमें आप देखेंगे अधातु गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। क्यों घटते हैं? क्योंकि बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा दूर हो जाएगा नाभिक से, तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो ऊपर सबसे अधिक अधातु के गुण होंगे। तो आप कहीं किस में अधातु के गुण अधिकतम है? ऊपर सबसे अधिक ऑक्सीजन है, तो 67 का आप बी करेक्ट करेंगे। धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम चुनिए। यानी विद्युत प्रतिरोधकता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रतिरोध ज्यादा करती है। आपको पता होना चाहिए एजी है ना सबसे अधिक चालक है, तो प्रतिरोध कम करती है तभी तो चालक है, प्रतिरोध करती तो क्या काम आती। तो पूछा सही क्रम, विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम। जैसे कि यहां पर ये बोल रहा विद्युत प्रतिरोधकता एजी की सबसे अधिक है क्या? नहीं है। एजी की सबसे अधिक है कि नहीं है। एजी की सबसे अधिक है, नहीं है। एजी की सबसे कम है। यही चीज पता होती तो 68 का बी टिक कर देते बिल्कुल बिना देखे। धातु का कौन सा गुण धात्विक पन्नी के उत्पादन को सक्षम बनाता है? यानी धातु की पन्नी बना दी है, एक सीट बना दी है। सीट आप बना सकते हो आघातवर्धनी से, तन्यता से आप तार बना सकते हो, शीट पन्नी नहीं बना सकते हो। तो 69 का ए करेक्ट हो जाएगा। धातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी वे लवण और पानी बनाने के लिए अम्ल के साथ मिश्रण करते हैं। बिल्कुल अम्ल और क्षार, लवण और जल बन जाएगा। निम्नलिखित में से विषम ऑक्साइड धातु ऑक्साइड का चयन करें। धातु ऑक्साइड जो विषम ऑक्साइड, देखिए विषम ऑक्साइड का मतलब ये हो जाएगा, जो विषम है, ओड है, मतलब वो क्षारीय प्रकृति का नहीं है कहने का मतलब। क्योंकि ये है ना, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन ऐसा धातु विषम ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति का नहीं हो। तो धातु ऑक्साइड का चयन करें, क्षारीय प्रकृति का नहीं हो। तो अम्लीय प्रकृति का हो सकता है, नहीं हो सकता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि तो उभयधर्मी है, उभयधर्मी का अम्लीय का हो सकता है। तो ये आप करेक्ट कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्रकृति में सबसे अधिक धात्विक है? सबसे अधिक प्रकृति में धात्विक कौन सी है? तो धात्विक प्रकृति समूह में नीचे जाने पर बढ़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से आप त्याग सकते हो, और आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर घटती है धात्विक प्रकृति। तो नीचे जाने पर बढ़ रही है, बाएं से दाएं जाने पर घटती है। तो सबसे नीचे साइड वाला होगा समूह 1 का तत्व। तो CS समूह 1 में सबसे नीचे और सबसे अधिक धात्विक गुण रखेगा, ये CgM। धातुएं अपनी के अनुसार एक दूसरे को विस्थापित कर सकती हैं। अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार एक धातु केवल अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती है। धातु की यह क्षमता उसकी रिएक्टिविटी या अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है, ये आपको पता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगी वो कम वाले को प्रतिस्थापित कर देगी। कौन एक अधातु है? जैसे लोहा क्या अधातु है, जस्ता क्या अधातु है, एल्यूमिनियम क्या अधातु है, नाइट्रोजन जो गैस है वही तो अधातु होगी। तो आपका 73 का ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हर कोई इसको सही करेगा। कौन सा तत्व न तो धातु और नहीं अधातु है? कौन सा तत्व धातु और अधातु दोनों नहीं है? तो वो क्या है? वो उपधातु आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जर्मेनियम, जीई समूह 14 का एक तत्व जो उपधातु है। उपधातु धातु और अधातु दोनों गुण प्रदर्शित करती है। बाकी एल्यूमिनियम है, ये तो धातु है। आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर रखी जाती है? आधुनिक आवर्त सारणी में धातुएं आधुनिक आवर्त सारणी में लेफ्ट साइड देखने को मिलेगी, मध्य भाग में भी स्थित होती है, यानी S और D ब्लॉक में होती है।
लेफ्ट साइड यानी बाईं ओर, तो 75 का डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः अधातु का गुण नहीं है? अधातुएं, जैसे कि क्या अधातुएं चालक होती है? धातुएं चालक होती है, अधातुएं कब चालक होने लग गई? तो 76 का सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अधातुएं भंगुर, हल्के पदार्थ, फीका, नीरस, तो ये आपने 76 क्वेश्चंस देखे धातु अधातु के कंसेप्ट सहित है। बाकी ये आप बुक के लिए मार्केट से लेना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट, अमेजन से आपको देखने को मिल जाएगी। और जितने भी इंपोर्टेंट ई बुक है 2024 रेलवे एग्जाम से पूछे गए सवाल, 2022 ग्रुप डी में पूछे गए सवाल की मैं कल ई बुक अपलोड कर दूंगा, तो वेबसाइट विजिट कर सकते हो toptrendinggk.in। बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल डिटेल में फैक्ट सहित है, कंसेप्ट सहित है, वो सीरीज जुड़ने के लिए मैं कंटिन्यू करूंगा। यदि आप एफर्ट लाइक करते हो तो मैं भी यहाँ पर एफर्ट लगाऊंगा आपके लिए। चलिए यहाँ पर एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।